हाँ, तो बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं काव्य संकलन। इसे बोलते हैं काव्यांजलि। क्या बोलते हैं? काव्यांजलि। और काव्यांजलि में 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। जीवन परिचय की जगह साहित्यिक परिचय लिखना होता है, ठीक है। और 3 नंबर में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हो गया, और 2 नंबर में प्रमुख रचनाएं हो गई। फिर एक पैरा दिया हुआ होता है, 2 दिए हुए होते हैं पैरा, 2 में से कोई एक करना होता है। पैरा के नीचे कितने क्वेश्चन होंगे? 5, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2, 2 पंजे 10। तो 10 नंबर एक आपका पैसेज होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर में जीवन परिचय। कुल मिला के काव्य आती है आपकी कितने नंबर में? 15 नंबर में। ओके। तो बेटा पहला लेसन है आपका पवनदूत का, और उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ज़्यादा नहीं बताना है बच्चों मेरे, ये आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि का नाम डालेंगे, फिर उनका संक्षिप्त परिचय, और संक्षिप्त परिचय में नाम हेडिंग पेन से, फिर ये ब्लू पेन से, ये सब हेडिंग पेन से इस साइड में, और ये ब्लू पेन से शॉर्ट में लिखना है आपको। फिर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बच्चों मेरे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक नगर में 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था बच्चों मेरे? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। अब कहाँ हुआ, कौन से नगर में हुआ था? निजामाबाद नगर में। निजामाबाद नगर किस जिले में आता है? आजमगढ़ जिला। और आजमगढ़ जिला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म किस राज्य में हुआ? किस जिले में हुआ? किस नगर में हुआ? आजमगढ़ के निजामाबाद में। कब हुआ? 15 अप्रैल सन 1800। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित भोला सिंह। इनकी माँ का नाम रुक्मणी देवी था। माँ का नाम क्या था? भोला सिंह के बड़े भाई, कहना चाहिए अयोध्या सिंह उपाध्याय के ताऊ का क्या नाम था? पंडित ब्रह्म सिंह। पंडित ब्रह्म सिंह कौन थे? ज्योतिष के एक अच्छे विद्वान थे। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देखरेख में हुई। किसकी देखरेख में हुई? पंडित ब्रह्म सिंह की। मिडिल परीक्षा पास करने के बाद एक काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ ना सके। मिडिल परीक्षा हाई स्कूल पास के बाद इनके माता पिता ने इन्हें कहाँ भेजा पढ़ने के लिए? क्वींस कॉलेज में, ठीक है। फिर पढ़ाई इनकी टूट गई अस्वस्थ होने के कारण। फिर स्वाध्याय से इन्होंने घर पर ही बैठकर कौन कौन से विषयों का गहन अध्ययन किया? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने ये अध्यापक के पद पर कितने वर्ष तक रहे? 3 वर्ष। कहाँ के विद्यालय में? निजामाबाद के मिडिल स्कूल में। इसके बाद ये कानूनगो बन गए, सरकारी कानूनगो बन गए। और कानूनगो बनने के बाद सन 1909 ईस्वी में इन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। नहीं समझ में आया? मतलब कानूनगो पद से एक प्रकार से रिजाइन दे दिया है ना। फिर उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। सन 1941 ईस्वी तक इसी पद पर रहे। इन्होंने आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। 16 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, अधिकांशतः बुक में 6 मार्च दिया है, लेकिन सही तिथि 16 मार्च है। दूसरा, अधिकांशतः बुक में इनकी मृत्यु 1945 दी हुई है,
लेकिन सही 1947 है। साहित्यिक परिचय। हरिऔध जी हिंदी के सार्वभौम कवि और आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। ये इनका साहित्यिक परिचय। सार्वभौम, सार्व माने संपूर्ण, भौम माने भूमि, संपूर्ण भूमि पर शासन करने वाले कवि, कवि के रूप में शासन करने वाले, है ना। और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में भाषा की विविधता दिखाई देती है। इनकी कविताओं में भाषा की विविधता बच्चों क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी 5 भाषाओं का ज्ञान था। जब 5 भाषाओं का ज्ञान था तो ये जो भी रचना लिखते थे उसमें 5 भाषाओं के शब्द प्रयोग करते थे। तो फिर भाषा में क्या आ गई? विविधता। तो इनकी भाषा में विविधता दिखाई देती। विविधता माने भिन्नता, है ना, जगह जगह से। साथ ही इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति का उद्भावन किया या उद्भावन की। हिंदी छंदों में नवीन छंदों का, नई नई छंद पद्धति का इन्होंने उद्भावन किया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इन्होंने गद्य में भी थ्योरिकल और पद्य में भी काव्य के रूप में भी रचना की है। इनके द्वारा लिखा गया हिंदी खड़ी बोली में महाकाव्य प्रिय प्रवास ने अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनका महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में। और खड़ी बोली में इसने, इस महाकाव्य ने, समझ में आ गया बेटा? अब इनकी ये रचनाएं हो गई। रचनाओं में पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, मुक्तक काव्य हो गए आपके, है ना, आलोचनाएं ग्रंथ हो गए, और ये आपके उपन्यास हो गए। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। और ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, ये आपका ऑप्शन के रूप में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और नाटक आपका प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, ये नाटक हो गए। हाँ बेटा बच्चों मेरे, तो अभी तक हमने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपको जीवन परिचय जो याद करना है। पहले क्या लिखना था आपको? संक्षिप्त परिचय। फिर क्या लिखना था? जीवन परिचय। फिर क्या लिखना था? साहित्यिक परिचय। फिर आपको लिखनी थी प्रमुख रचनाएं बच्चों, ठीक है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय का लेसन है पवन दूतिका। क्या है लेसन का नाम? पवन दूतिका के कवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका के कवि कौन है बच्चों? हरिऔध। तो बेटा पवन दूतिका के बारे में थोड़ा समझ लो। पवन कहते हैं वायु के लिए। पवन मीन क्या होता है बच्चों? वायु। दूतिका मीन दूती। दूती, दूती लेडी के लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। और जो जेंट्स होते हैं उनके लिए दूत यूज होता है। दूत, दूत या दूती मीन क्या होता है? संदेश वाहक, संदेश को ले जाने वाला, लाने वाला। जो संदेश को ले जाता है या संदेश को दूसरे देश से लेकर आता है उसको क्या कहते हैं? दूत या दूती। तो जो वायु है, और वायु को इसकी कहानी ये है, श्रीमती राधिका जी एक दिन अपने घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थीं। दुखी क्यों थीं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावनवासियों से, कहना चाहिए राधा जी से, मधुवन के लिए कह के गए थे कि मैं मधुवन में जा रहा हूँ। मधुवन क्या है? मधुवन वृंदावन का एक प्रसिद्ध बगीचे का नाम है। मधुवन कह के गए थे, बट वो मधुवन से वापस नहीं लौटे, क्योंकि वो मधुवन ना जाके मथुरा चले गए थे। कहाँ गए थे? और मथुरा जाने के बाद वो वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा।
तो श्रीमती राधिका जी भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में अर्थात उनकी अनुपस्थिति में अपने घर में अकेले बैठी हुई, मतलब दुखी थीं, परेशान हो रही थीं। अब आपको पता होना चाहिए, एक व्यक्ति दुखी है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, आंसू टप टप उसकी आंखों से गिर रहे हैं, अंदर से बिल्कुल दुखी है, और आप उससे कहो लो भाई बर्फी खा लो, क्यों भाई, तो वो और दुखी हो जाएगा और क्रोधित हो जाएगा। यहाँ भी राधिका जी की सेम स्थिति है, क्योंकि दुखी व्यक्ति को अच्छी चीजें भी खराब लगने लगती हैं। तो राधिका जी एक तो दुखी थी श्री कृष्ण जी के वियोग में, उधर सुबह के समय चलने वाली सुंदर मधुर वायु फूलों की सुगंध के साथ, मतलब उनके घर के विंडो से होकर घर में प्रवेश करती है, और जो वायु शीतलता प्रदान करती थी वही वायु उन्हें बुरी लगती है उस समय, क्योंकि जब दुखी व्यक्ति होता है तो उसे हर अच्छी चीज बुरी लगने लगती है। तो राधिका जी वायु से दुखी हैं और वायु से कहती हैं, एक तो मैं खुद दुखी हूं, ऊपर से आप दुखी कर रही हो। लेकिन वो वायु वृंदावन से मथुरा की ओर बह रही थी। पहले कहानी समझ लो, पूरे लेसन की कहानी, ताकि हर पैरा समझ में आए, ठीक है, बड़ा लेसन है ये। तो बेटा वायु किधर से किधर बह रही थी? वृंदावन से मथुरा की ओर बह रही थी। तो अब राधिका, श्रीमती राधिका जी के मन में विचार आता है कि मैं इस वायु से बातें करूं, हो सकता है ये मेरा मैसेज श्री कृष्ण जी तक पहुंचा दे। तो वह उस वायु को अपनी दूतिका मान लेती हैं, मतलब दूती मान लेती हैं, मैसेंजर, और उनसे कहती हैं कि अब तुम बीच में कहीं रुक मत जाना और सीधे सीधे मथुरा जाना, और मथुरा जाके भगवान श्री कृष्ण जी को मेरी याद दिला देना कि एक वृंदावन की भी ऐसी गोपी है, राधा नाम की गोपी है, जो आपके वियोग में बहुत दुखी है। इस तरह की कुछ कहानी है। तो बेटा बच्चों मेरे, मैं सीधे लेसन पे आता हूँ। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें द्रग युगल में धरा को भिगोते, भिगोते होना चाहिए यहाँ, भिगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्राता वाली सुपवन इसी काल बातायनों से, यहाँ इसी होगा बेटा, ठीक है। तो बच्चों मेरे, अब देखिए बैठी मीन बैठी हुई थी, श्रीमती राधिका जी बैठी हुई थी। खिन्ना मीन खिन्न होकर, आगा डंडा हटा दें तो खिन्ना मीन खिन्न होकर, श्रीमती राधिका जी खिन्न होकर बैठी हुई थी। एक मीन एक, दिवस मीन दिन, एक दिन। बे मीन कौन? श्रीमती राधिका जी। गे मीन घर में, गे मीन घर में थी अकेली। तो बच्चों मेरे, अपनी भाषा में इस अर्थ बोलेंगे, कोई भी शब्द छूटे भी नहीं। एक दिन, एक दिवस, एक दिन। बेमी श्रीमती राधिका जी, एक दिन श्रीमती राधिका जी घर में अकेली दुखी बैठी हुई थी। नहीं आया समझ में अर्थ? बोलो, एक दिन श्रीमती राधिका जी घर में अकेली दुखी होकर बैठी हुई थी। खिन्ना माने दुखी होकर बैठी हुई थी। अर्थ क्लियर? अर्थ कल लिख के भी लाना है फिर कॉपी पे आपको, इसलिए मन से सीखो। और डेली चेक करूंगा, आज पढ़ा रहा हूं, कल चेक करूंगा। नेक्स्ट, आंखें द्रग युगल। द्रग, आंखें मीन आंखें, द्रग आंखें ही है बड़े, आके होना चाहिए भाई, तो कहूं द्रग मीन भी आके होता है। आके आंसू होना चाहिए यहाँ, आके आंसू। कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, अब पहले से देख लिया करेंगे बच्चों, ठीक है, देख नहीं पाए इसे। आके आंसू,
आके मीन आ रहे थे, आंसू मीन आंसू, आके मीन आ रहे थे, आंसू मीन आंसू, दीर्घ मीन आंखों से, युगल मीन दोनों, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। आके मीन आ रहे थे, निकल रहे थे, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल, दीर्घ मीन आंखों से, युगल मीन दोनों, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो धरा को भिगोते, जो जहां पर वो बैठी हुई थी उनके जो चेहरे के सामने जो धरती थी वो उसको भिगो रहे थे। तो फिलहाल दोनों लाइनों का अर्थ फिर से। एक दिन श्रीमती राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, दुखी होकर बैठी हुई थी, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो धरती को, धरा मीन धरती को भिगो रहे थे। मतलब आंसू इतनी तेज गिर रहे थे कि धरती भी उस स्थान की भीग चुकी थी। समझ में आ गया बेटा? आई धीरे इस सदन में, आई मीन आई, धीरे माने धीरे से, इस मीन इस, सदन मीन घर में, सदन मीन घर में, सदन मीन भवन में कहो, घर में कहो, पुष्प मीन फूलों की, सदगंध मीन खुशबू, सदगंध मीन सुगंध, फूलों की सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली माने प्रातः के समय चलने वाली, सुपवन माने सुंदर वायु, इसी काल माने उसी समय जब वो उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, उसी समय वातायनो, वातायनो मीन खिड़कियों से होकर, वातायनो मीन खिड़कियों से होकर, उसी समय खिड़कियों से होकर, प्रातः के समय चलने वाली वायु अपने साथ फूलों की सुगंध लेकर घर में धीरे से प्रवेश करती है। नहीं आया समझ में? फिर मैं इस पैरा का, पूरे पैरा का अर्थ बोल रहा हूँ, चाहे कम पढ़ाया जाए या समझ में आना चाहिए। एक दिन श्रीमती राधिका जी अपने घर में अकेले दुखी होकर बैठी हुई थीं, उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल रहे थे। वह जिस स्थान पर बैठी हुई थीं वह स्थान उनके आंसुओं से पूरी तरह से भीग गया था। तभी सुबह के समय चलने वाली सुंदर वायु खिड़कियों से होकर अपने साथ फूलों की सुगंध लेकर उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है। क्लियर हो गया अर्थ? बेटा अलंकार वगैरह खुद भी पहचान लोगे और अनुप्रास का तो आपको ज्ञान है ही, ठीक है? बाकी पहरा में बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पहरा। कहीं समझ में नहीं आए तो बुक में ही अर्थ लिख लिया करो, तुरंत लिख लिया करो कि सर ने इसका मीनिंग ये बताया है। मीनिंग जरूर याद हो। मैं पूछूं आपसे बातायनो मीन बताओ, खिन्ना मीन बताओ, एक मीन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए भैया। कि दीर्घ मीन बताओ, युगल मीन बताओ, तो पता होना चाहिए। देख नेक्स्ट, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो संताप सेकंड स्टांजा है। हर स्टांजा का, हर पैरा का अर्थ अलग अलग लिखना है आपको। पैरा के 2 शब्द, फिर शुरू के 2 शब्द, फिर डॉट डॉट लास्ट के 2 शब्द, संदर्भ लिखेंगे, फिर आप अर्थ लिखेंगे, ठीक है? संतापों, संतापों मीन दुखों को। श्रीमती राधिका कहती हैं कि दुखों को, विपुल मीन अत्यधिक, संतापों मीन दुखों को, और विपुल मीन अत्यधिक, अत्यधिक, बढ़ता मीन बढ़ता हुआ, देख मीन देख के, दुखता मीन और दुखी हो जाती हैं। श्रीमती राधिका जी के दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर और दुखी हो जाती हैं।
धीरे से बोली सा दुख, बड़े प्रेम के साथ दुख के साथ धीरे से बोली उससे। उससे मीन किससे? किससे? पवन दूतिका से। पवन दूतिका से श्रीमती राधिका जी यूं, श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से दुख के साथ बोली, प्यारी प्राता, प्यारी मीन प्यारी, प्राता मीन सुबह के समय चलने वाली, पवन मीन वायु, इतना क्यों मुझे सताती है, इतना मुझे क्यों दुखी करती है, तू मुझे इतना क्यों दुखी, मैं पहले से ही दुखी हूं, तू मुझे और क्यों दुखी करती है। क्या तू भी है कलुषित? कलुषित, कलुषित मीन दूषित, कलुषित मीन दूषित। क्या तू दूषित हो गई है? कलुषित मीन दूषित हो गई है काल से, काल मीन समय से। क्या तू भी समय से दूषित हो गई है? काल से दूषित हो गई है। काल की क्रूरता, क्रूरता मीन कठोरता, क्रूरता मीन कठोरता। क्या तू भी काल की कठोरता से दुखी हो गई है? इसमें भी कहीं मिस्टेक लग रही है आपको? ठीक है, तो बेटा नहीं, कोई शब्द तो नहीं है गड़बड़, बुक से देखते रहना बच्चों। ध्यान दो, मैं फिर अर्थ बोल रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश में स्टार्टिंग कैसे करते हैं अर्थ लिखते समय? प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, मेरा दुख अत्यधिक बढ़ रहा है, इसलिए मैं और दुखी हो रही हूं। अब इसका अर्थ इसी में आ गया। श्रीमती राधिका जी कहती हैं बड़े दुख के साथ धीरे से, और वह सुबह के समय चलने वाली वायु से कहती हैं कि मैं पहले से ही दुखी हूँ, तू मुझे और क्यों दुखी कर रही है। सताती माने दुखी कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तू भी समय की कठोरता से, समय की क्रूरता से दूषित हो गई है, इसीलिए तू मुझे दुखी कर रही है। तीसरा पैरा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आगे कहती हैं राधिका जी, कौन कहती हैं? श्रीमती राधिका जी। किससे कहती हैं? पवन दूतिका से। तो पवन दूतिका से कहती हैं, मेरे प्यारे, प्यारे मीन प्रिय श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण के लिए शब्द यूज किया है राधिका जी ने। मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी, नव मीन नए, जलद मीन जल के, जलद मीन बादल, जलद मीन भाई जल, जो जल लेके चलते हैं वो जलद है, मतलब बादल। नए बादल के रंग के, बादल कैसा होता है? श्यामला, है ना? तो श्री कृष्ण जी का रंग कैसा था? श्यामला। तो नव जलद नाम दिया है उन्होंने यहाँ पर। मेरे प्रिय श्री कृष्ण नए बादल के श्यामले रंग के थे। कंज, कंज माने कमल के, कंज मीन कमल, कमल के समान नेत्र वाले थे, कमल के समान नेत्र वाले से। इस लाइन में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका को भगवान श्री कृष्ण जी की वेशभूषा के बारे में बताती हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी नए बादलों के समान श्यामले थे और उनकी आंखें कमल के समान थी। अपनी भाषा में, शब्द को समझो, अपनी भाषा में लिखो। समझ में आ गया बेटा? जाके आए ना मधुवन से, वो यहाँ से मधुवन बोल के गए थे। मधुवन, कि मैं मधुवन जा रहा हूँ। मधुवन एक बगीचे का नाम है, एक वृंदावन के प्रसिद्ध बगीचे का नाम है। वो पवन दूतिका को बताती हैं कि वो हमसे मधुवन बोल के गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई हमें संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय, प्रिय कहा गया श्री कृष्ण जी के लिए। मैं रो रो के भगवान श्री कृष्ण जी के विरह मीन वियोग में
बावली हो रही हूं। बावली मीन पागलों की तरह हो गई हूं। बावली मीन पागल, पागलों की तरह हो गई हूं, मैं पागल हो गई हूं। मैं रो रो कर भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में पागल हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा, जो मैं दुख कथा सुना रही हूं तुझे, वो मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। श्याम मीन श्री कृष्ण जी को तू सुना देना। नहीं आई बात समझ में? फिलहाल मैं फिर अर्थ बोल रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे जो प्रिय हैं, प्यारे हैं, उनका रंग नए बादलों के समान श्यामला है। उनके नेत्र, नेत्र वाले, उनके नेत्र कमल के समान है। कंजमीन कमल के समान हैं। और वे हमें मधुवन जाकर यहाँ से गए थे, लेकिन अभी मधुवन से वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण जी के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ। भाषा चेंज करोगे थोड़ी, हो गई हूँ। हे पवन दूत का, अब मेरी ये सब दुख की कथा तुम यहाँ से जाकर, यहाँ से मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को सुना देना। क्लियर? चौथा स्टांजा है आपका। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। आगे इस प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका को सचेत कर रही हैं, सावधान करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? ज्यों मीन जैसे ही, ज्यों मीन जैसे ही, मेरा मीन मेरा, भवन मीन घर के, तज मीन छोड़कर, तू मीन तू, अल्प मीन थोड़ा सा, अल्प मीन थोड़ा सा, आगे मीन आगे, बड़े मीन जाएगी, आगे जाएगी। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे जाओगी तो आपको शोभा वाली, शोभा वाली माने सुंदरता वाली, सुगत माने सुख देने वाली, सुंदरता वाली, सुख देने वाली, ना जाने कितनी, ना जाने कितनी, मंजू मीन सुंदर, मंजू मीन सुंदर, कुंजय मीन कुंज नामक वृक्षों की, कुंज नामक वृक्ष मिलेंगी मीन मिलेंगे, कुंज नामक वृक्ष मिलेंगे। सुंदरता वाले, सुख देने वाले, ना जाने कितने सुंदर कुंज नामक वृक्ष मिलेंगे, या कुंज नामक वृक्षों के बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उन कुंज नामक वृक्षों की जो छाया होगी वो बहुत प्यारी होगी, बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही मन को लुभाने वाली होगी। वो उनकी छाया, उन वृक्षों की छाया, मृदुल स्वर, उन वृक्षों का मृदुल स्वर, मोह लेंगी तुझे वे, मोह मीन अपने बस में कर लेंगी तुझे, वो तुझे अपने बस में करना चाहेंगी। मोह मीन मोहित करना चाहेंगी तुझे, वो मोहित करना चाहेंगी। तो भी मेरा दुख लक वहाँ, तो तू मेरा दुख लख मीन देख लेना, तो वहाँ तू बस रुकना चाहे तू उस समय मेरे दुख की याद कर लेना। जाना विश्राम लेना, विश्राम मीन आराम, वहाँ आराम मत करने लगना, आराम, वहाँ आराम के लिए रुक मत जाना। समझ में आ गया बेटा? चलिए